नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए तो एक आज हम नया चैप्टर लेकर फिर से शुरुआत करते हैं। आज का मेरा चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी पार्ट 1। इसमें हम थ्योरी को देखेंगे कि लिक्विडेशन क्या होता है और इसमें क्या अकाउंट बनाया जाता है। कंपनी का समापन, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। देखिए, समापन का आशय उस स्थिति से है जब कंपनी का व्यवहार बंद कर दिया जाता है, संपत्ति बेच दी जाती है, प्राप्त धन को लेनदारों को भुगतान करने पर जो राशि शेष बचती है उसे नियमानुसार अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता है। यदि कंपनी के पास समापन के समय इतनी धनराशि भी नहीं होती है कि वह लेनदारों को भुगतान कर दे, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने अंशधारियों से उनके दायित्वों के अनुसार रकम मांगती है। संक्षेप में कंपनी के समापन से आशय उस वैधानिक रीति से है जिसके द्वारा एक कंपनी का अंत हो जाता है। कंपनी का विघटन दो प्रकार से होता है। देखिए, वैसे तो विघटन के पश्चात क्या क्या काम करना पड़ता है। देखिए, यहाँ लिखा है कंपनी के विघटन के आशय। अभी अपन देख लिए कंपनी समाप्त हो जाती है दो कारणों से। अगर नियमित रूप से कंपनी लॉस में चल रही है, इलीगल बिजनेस हो रहा है, ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स एग्रीड हैं, ऐसे कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसके अंतर्गत एक कंपनी समाप्त हो जाती है। एससी उच्छल के अनुसार कंपनी का समापन अथवा परिसमापन से आशय उस प्रक्रिया से है जो एक कंपनी के जीवन का अंत करती है। देखिए, एक कंपनी का समापन दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका ट्रिब्यूनल द्वारा समापन और दूसरा ऐच्छिक समापन। ट्रिब्यूनल द्वारा समापन मतलब कानून के द्वारा, कंपनी ऋण दाताओं रजिस्ट्रार या सरकार की याचिका पर कानून के द्वारा, ट्रिब्यूनल मीन्स कानून के द्वारा, जब कंपनी अपने ऋण चुकाने में असमर्थ होती है, जब कंपनी समापन का प्रस्ताव पारित कर लेती है, जब कंपनी भारत के लिए खतरा पैदा करती हो, बीमार कंपनी को पुनर्जीवित करने या पुनर्स्थापना के लिए, जो हमने पूर्व में अभी अमलगमेशन में देखा था ना, यदि कंपनी के कार्य कपटपूर्ण ढंग से चल रहे हों या कंपनी कपट करने या गैर कानूनी कार्य करने के लिए स्थापित की गई हो, यदि कंपनी ने लगातार पिछले 5 वर्षों से अपने वित्तीय विवरण या वार्षिकी विवरण रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं की हो, यदि ट्रिब्यूनल समाप्त करना उचित या न्यायपूर्ण समझे। अंशधारियों द्वारा इच्छा से ऐच्छिक समापन और ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन। सामान्य शब्दों में, एक कंपनी जब समाप्त हो जाती है तो सभी दशा में सदस्यों की संख्या एक से अधिक होने पर व्यवसाय की संपत्ति को कौन विक्रय करे, यह संशय उत्पन्न हो जाती है। तो इसके समाधान करने के लिए सदस्यों के द्वारा एक या अधिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसे निस्तारक कहते हैं। इस व्यक्ति द्वारा व्यवसाय की संपत्ति का विक्रय एवं दायित्वों का भुगतान किया जाता है। सामान्य शब्द में जरूरत क्यों पड़ता है? निस्तारक का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि कंपनी की दशा में किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देने पर यह हो जाता है कि वह किसी भी प्रकार का संपत्ति या छल कर सकता है। इसलिए कंपनी के किसी भी सदस्य को पृथक रखते हुए बाहरी व्यक्ति को निस्तारण संबंधी कार्य को करने के लिए कंपनी के द्वारा सर्वसम्मति से नियुक्त किया जाता है। उसे हम निस्तारक कहते हैं। निस्तारक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के संपत्तियों से राशियां प्राप्त करता है और दायित्वों का निम्नानुसार भुगतान करके शेष राशि को अंशधारी समता अंशधारी में बांट देता है। यहाँ पर एक निर्धारित क्रम से राशियों को प्राप्त की जाती है और उसी निर्धारित क्रम से राशियों का भुगतान किया जाता है। संपत्ति के विक्रय से राशि प्राप्त करते हैं, नगद के रूप में प्राप्त करते हैं। पूर्ण रक्षित लेनदारों के पास यदि कोई प्रतिभूति के रूप में रखी गई है, उससे जो अतिरिक्त की राशि प्राप्त होती है वह इस खाने में आती है। और चौथा दत्त याचना। दत्त याचना तात्पर्य ऐसे राशि से लगाया जाता है जो कंपनी ने
आज तक मांगा नहीं था, लेकिन कंपनी के समाप्त होने की स्थिति में वह बची हुई याचना की मांग कर रहा है। यह समान इस प्रारूप में हम समझ सकते हैं, 4 स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं और इस निर्धारित क्रम में उसका भुगतान करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन सेकंड पार्ट में भी किया गया है। अब इसे मैंने विवरण को समझाने का प्रयास किया है। प्राप्ति पक्ष में संपत्ति को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है वह इस खाने में आती है। बैलेंस शीट में जो अवेलेबल कैश होता है वो इस खाने में आता है। सरप्लस, जैसे मैंने बताया कि स्पष्ट उल्लेख है, हमने किसी मशीन को इस आशय के साथ रहन रखा हुआ है कि किसी दायित्व का भुगतान करना है, तो उस स्थिति में जो अतिरिक्त राशि होती है वह सरप्लस के रूप में यहाँ आती है। अप्राप्त याचना में बची हुई राशि को मांगा जाता है, जो नहीं दे पाते हैं उसको छोड़कर शेष राशि यहाँ पर लिखी जाती है और उसी क्रम में ही जब लास्ट में पेमेंट किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उन्हें ही अंतिम राशि प्राप्त करने की पात्रता होती है जिनके द्वारा कंपनी के से मांगे जाने पर पूर्ण याचना का भुगतान किया गया है। ये भुगतान पक्ष है। सबसे पहले कानून संबंधी किसी भी खर्चों का भुगतान किया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण, जो इस पूरे पाठ में जो महत्वपूर्ण है, वह है निस्तारक का पारिश्रमिक। निस्तारक को पारिश्रमिक एक निश्चित राशि के रूप में भी दी जा सकती है, या फिर एक कॉलम में निश्चित राशि के रूप में भी दी जा सकती है, या बिक्री की गई संपत्ति पर प्रतिशत बोला जा सकता है। बिक्री बेची गई संपत्ति मतलब पहला खाना, संपत्ति से वसूल राशि बोला तो पहला और तीसरा खाना, वसूल की गई राशि केवल बोलता है तो उस स्थिति में पहला, तीसरा और पांचवा खाना तीनों को शामिल किया जाता है। असुरक्षित लेनदार को दी जाने वाली राशि पर निस्तारक को भुगतान के संबंध में जब बोला रहता है तो ध्यान रखना है कि जब तक मेरे पास पर्याप्त राशि है तो असुरक्षित लेनदार गुणित दर बटे 100 होगा, लेकिन जब मुझे राशि ज्यादा भुगतान करना है और मेरे पास कम राशि है तो ऐसी स्थिति में यह गलत असुरक्षित लेनदार को दी जाने वाली राशि कहलाएगी। गुणित दर बटे 100 धनतर का सूत्र का प्रयोग करके हम इस के अंतर्गत आने वाले पारिश्रमिक का गणना करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम आगे अभी प्रश्न करेंगे तो ये सभी स्थितियां सरलता पूर्वक स्पष्ट हो जाएंगी जब हम सेकंड पार्ट लिक्विडेशन के सॉल्यूशन को देखेंगे। तब समापन में प्रश्न में स्पष्ट दिया रहता है, ऋण पत्र दिए होने पर उसका भुगतान किया जाएगा। यह पहला एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है जिसका लिक्विडेटर से कंपनी के समापन के समय भुगतान करता है। ब्याज का भुगतान कहे जाने पर ब्याज का भुगतान भी किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में केवल ऋण पत्र का भुगतान होगा। वैसे ही पूर्वाधिकार लेनदार उन लेनदारों को कहा जाता है जो असुरक्षित लेनदार पर पूर्वाधिकार रखते हैं, अर्थात जो कर किसी भी प्रकार का कर देता, रेट एंड टैक्स जो पेबल होता है गवर्नमेंट को, वो सभी श्रेणी के अंतर्गत आता है। साथ ही हम इसमें उन चीजों को भी शामिल करते हैं जो कर्मचारी के वेतन के रूप में होता है। इस असुरक्षित लेनदार की श्रेणी में हम किसी भी प्रकार के पूर्वाधिकार लेनदार से बचे हुए लेनदार जो पूर्णतः असुरक्षित है को लिया जाता है। इतने क्रम के भुगतान के बाद राशि बचने पर पूर्वाधिकार लाभांश का भुगतान किया जाता है। जैसा कि हम पूर्वाधिकार अंशों के बारे में जानते हैं कि एक संचयी और एक असंचयी होता है। असंचयी होने पर जो ड्यू डिविडेंड होता है उसका कभी पेमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन संचयी पूर्वाधिकार अंश होने की दशा में जितने वर्षों में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, लाभ होने के वर्ष में सभी अदत्त लाभांश को संचित कर उस वर्ष भुगतान किया जाता है। यहाँ पर भी लाभांश का भुगतान एक कंपनी के समापन की स्थिति पे किया जाएगा, परंतु यह तभी किया जाएगा जब प्रश्न में स्पष्ट बोला हो। पूर्वाधिकारांश के लाभांश के भुगतान के बाद राशि बचे होने पर पूर्वाधिकारांश पूंजी का भुगतान किया जाता है। पूर्वाधिकारांश पूंजी का भुगतान होने पर शेष बची राशि का हम समताधारियों को पूरा का पूरा दे देते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा हूं मैं कि 1 से 9 क्रम तक की राशि का भुगतान तभी होगा
जब इस क्रम तक के लिए राशि है, अन्यथा जिस क्रम में राशि खत्म हो जाएगी प्रश्न वहीं तक हल होगा। थैंक यू प्लीज।